बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PMF फर्स्ट ईयर। आई एम डॉक्टर मेमूना अस्मा फ्रॉम शाहरुख नाज़िम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन का। हमने पढ़ा कि खुराक, ग़िज़ा, फूड क्या फ़र्क है, इनमें ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से होते हैं जो हमारी सेहत के लिए और हमारी ज़रूरत होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट या मुतवाज़न ग़िज़ा। मतलब ये है कि हम खुराक खाएं भी, अगर वो मुतवाज़न ना हो, बैलेंस ना हो, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर जितनी हमें ज़रूरत है हमारी बॉडी को उससे कम हो तब भी बीमारियां हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा ले लें, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ले लें तब भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए मुतवाज़न या बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ही। तो मुतवाज़न ग़िज़ा में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं, पहले तो इन चीज़ों को देखें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ये सब हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हैं और हमें ये सब लेने चाहिए, और इनकी एक मकदार कि हमारी इतनी मकदार है, मुकर्रर मकदार इतनी लेनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लें तब भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, और अगर कम लें तब भी। जैसा कि फ़ैट्स को हम देखें, अगर हम ना लें, फ़ैट्स बहुत ही कम हो, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे कम ले रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जिनमें फ़ैट्स कम लेते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो जैसे इंसान कमज़ोर होता है तो उसमें बीमारियों को बर्दाश्त करने की, उसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं होती। वो फ़ैट्स जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इंसान को, तो उनमें वो सलाहियत नहीं रहती, जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारियों का हमला हो जाता है और इस तरह इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर हम फ़ैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लें, तब भी हमारे लिए वो नुकसानदेह होते हैं। वो फ़ैट्स जो होते हैं वो जाकर हमारी खून की नालियों में जाकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं नालियाँ, और इसकी वजह से हार्ट अटैक जो ज़्यादा होते हैं ओबीस लोगों में, जो मोटे लोग होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है। तो इसलिए अगर ज़्यादा हम ले रहे हैं मकदार में कोई चीज़, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो भी नुकसानदेह, और कम ले रहे हैं तब भी। तो इसलिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जितनी के हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ये देखिए एक चार्ट बनाया गया है, शेड्यूल है, रोज़ाना खुराक कितनी लेनी चाहिए हर इंसान को, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स एक दिन में कितने चाहिए, मिनरल्स कितने चाहिए, विटामिन्स कितने चाहिए, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना दिया गया है। ये खुराक किस्म और इनका फिर हर इंसान के लिए, ये नहीं कि एक बच्चा है तब वो भी उतनी ही खुराक ले, एक बड़ा है तो वो भी, तो हर एक के लिए अलग अलग से है। यहाँ देखें, अगर वैसे ही कोई औरत है, खातून है, तो उनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है, निशास्तें हैं, तो 5 रोटी दिन में, उसके पूरे दिन की 5 रोटी है। और इसके बराबर अगर वो कोई और चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स जिससे हासिल हों, जैसे राइस वगैरह ले रहे हैं, तो उसका मुतबादिल मैं नीचे बताऊंगी कि इसका रोटी का मतलब मुतबादिल, कि वो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, तो वो कितनी मिकदार में जाएगी और उससे कितनी कैलोरीज बनेगी, ये भी हम देखते हैं। तो एक खातून है, उसे 5 रोटी दिन में चाहिए, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट औरत है, हामला खातून है, तो उसे 6 रोटी, उसे खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। दूध पिलाने वाली जो औरत होती है उसे भी ज़्यादा चाहिए होती है खुराक, तो उसे भी 6 रोटी। मर्द के लिए 8 रोटी, खातून है 9 से 10 साल उम्र है, उसे 5 रोटी, और मर्द है 9 से 10 साल, मतलब यंग होते हैं जो टीनेजर है, तो 6 रोटी। बच्चा है 7 से 9 साल, 5 रोटी, और 4 से 8 साल का बच्चा, उसे भी 4 रोटी, लेकिन बच्चा अगर 1 से 3 साल तक का है तो 2 रोटी। इसी तरह हर एक विटामिन्स का है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, चिकनाई वगैरह, इन सब का एक शेड्यूल बनाया गया है कि खातून को कितना चाहिए, हामला खातून को, दूध पिलाने वाली को, मर्द, बच्चों को, सब में उसका स्केड्यूल बनाया गया है कि कितनी कितनी उन्हें ज़रूरत होती है। तो उनकी एनर्जी, कुल हरारे जो होती है, एनर्जी, तवानाई, जो
उनकी इन सब चीज़ों से हासिल हो रही है, प्रोटीन से, मिनरल से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह से। तो वो कुल कितनी है खातून में? 21,075। और उससे रोज़ाना ज़रूरत कितनी होती है? 2200। मतलब तकरीबन बराबर बराबर है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए तो उससे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ जाए तो वो नुकसानदेह होता है। इसी तरह हामला खातून के लिए इतनी चाहिए कुल तवानाई या हरारे जो होता है, एनर्जी कितनी चाहिए, और उसे चाहिए 2500, और वो ले रही है 2561। तो ये भी करीब करीब है। इसी तरह उसे कुल कितनी चाहिए औसत ज़रूरत रोज़ाना, और जो वो इन सब चीज़ों से हासिल कर रही है जो हमने स्केड्यूल बना है, तो ये इसका दिया गया है। अब इनका मुतबादिल हम देखते हैं कि निशास्ते में हमने सिर्फ रोटी का जिक्र किया, लेकिन चावल अगर वो ले रही है तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो कितने लेगी? ये देखें, एक रोटी 8 पाव, और एक रोटी से जो एनर्जी हासिल होती है वो 200 कैलोरीज है। और अगर हम इसके बराबर, एक रोटी के बराबर चावल कितने होते हैं? एक पाव का 3/4 पके हुए चावल। तो अगर वो एक पाव के 3/4 पके हुए चावल ले रही है या एक रोटी ले रही है, वो दोनों बराबर होंगे और 200 कैलोरीज चाहिए। तो और औरत को चाहिए थी 5 रोटी, तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगी। 1000 कैलोरी वो कार्बोहाइड्रेट से हासिल करेगी, चाहे वो चावल की सूरत में हो या रोटी की। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उसे इतने चाहिए, वो किसी भी चीज़ से ले रही है लेकिन उसे कार्बोहाइड्रेट्स इतने डेली के रिक्वायर हैं। इसी तरह एक फल ले रही है वो, या आध पाव रस ले रही है, तो वो भी बराबर होंगे। या आध पाव पकी हुई सब्ज़ी है, या एक पाव कच्ची सब्ज़ी है, या एक फल ले रही है। इन तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी ले रही है तो उसे कितनी 40 कैलोरीज मिल रही है। इसी तरह और हाफ के जी ये सब्ज़ी अगर ले रही है 35, उसे कैलोरीज मिलेंगे उससे। और इसके अलावा अगर एक पाव का 8वां हिस्सा पकी हुई दाल हो, या एक पाव का 8वां हिस्सा गोश्त हो, या एक अंडा हो, या आध पाव दूध हो, इन सब से जो उसे प्रोटीन हासिल हो रही है और उससे जो कैलोरीज मिलेंगी वो कितने 75 कैलोरीज उससे हासिल होगी। इसी तरह वो मतलब इनका मुतबादल भी इस्तेमाल कर सकती है। एक चीज़ वो ले रही है, वो दाल ले रही है या गोश्त, अब या का यहाँ पे है, दाल या गोश्त या अंडा या दूध, तो उनसे कितनी मिकदार में एक चीज़ लेगी तो उसकी कैलोरीज दूसरे के बराबर होंगी। तो वो सब बता दिया है, 75 कैलोरीज इनसे बनेगी। अब फूड ग्रुप को हम देखेंगे कि कौन सा फूड ग्रुप जो है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है, कहाँ से हम हासिल करते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, उनके अहम ग़िज़ाई अज्जा कौन से होते हैं, और हमारी बॉडी में उनका क्या काम होता है। ये हम सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले स्टेपल या अनाज। अनाज ये गंदम है, मकई है, मतलब ये चीज़ें जो हैं, तो इसमें कौन कौन से चावल वगैरह हैं, इस अनाज में ये चीज़ें आती हैं। तो इनमें ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फौलाद है, आयरन है, एंड कैलोरीज मीन्स एनर्जी हासिल होती है, आयरन हासिल होता है, फौलाद एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके हमारी बॉडी में क्या क्या काम है, इनका फंक्शन क्या होता है? अनाज जो होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या मुहैया कर रहे हैं? एनर्जी, हमारी ग्रोथ में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन, ये बाहर के माहौल से हमें प्रोटेक्शन देते हैं, डिफरेंट डिजीज़ से, जर्म से, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इनके ये फंक्शन है। और ये हम हासिल किससे कर रहे हैं? चपाती, राइस, रोटी, चावल से ये हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच। प्रोटीन से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी हैं देखती हैं, और उनसे प्रोटीन जिन चीज़ों में पाया जाता है वो हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। देखें, प्रोटीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैलोरीज हैं, एंड कैल्शियम। ये तो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और इनका फंक्शन होता है हमारी ग्रोथ और प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस से, जर्म से। इसके अलावा बॉडी में ग्रोथ। और ये हमें किस किस चीज़ों से हासिल होता है? दालें, अंडे, दूध, गोश्त, माँ का दूध, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है जिनका काम ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन है। और इनमें दालें, अंडे, दूध, गोश्त, माँ का दूध, इनमें क्या होता है? प्रोटीन होती है, आयरन होता है, फॉलिक एसिड है, कैलोरीज हैं, कैल्शियम। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये किन चीज़ों में पाया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं विटामिन्स एंड मदनियात। तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। और कौन कौन से विटामिन्स और ये मिनरल्स पाए जाते हैं? विटामिन्स ए एंड सी, फोलाद, आयरन एंड फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है एनर्जी रिच। एनर्जी रिच जो चीज़ें होती हैं फूड सोर्स, वो कौन कौन से हैं? फैट्स हैं, ऑयल हैं, शुगर हैं। इनसे हमें एनर्जी हासिल होती है, इनमें कैलोरीज पाई जाती हैं। तो मतलब ये कि ये सब चीज़ें जो हमारे फूड सोर्स हमने बताए, ये सब चीज़ें, इनमें कौन कौन सी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं ये हमने देखा। और इनके फंक्शन, ये हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये चीज़ें हमने देखी। और हर एक चीज़ का बैलेंस डाइट हम लेनी चाहिए, वो हमने ऊपर जिक्र किया कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें कुछ ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं तब भी हमारी बॉडी को नुकसान मिलेगा, और अगर कम मिकदार में लेते हैं तब भी। इसलिए जो स्केड्यूल बनाया गया है, चार्ट दिखाया गया है, उसी के मुताबिक ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब हम जिक्र करते हैं मिनरल्स या मादनियात। मिनरल्स होते क्या हैं? इंसान के जिस्म में मादनियात को बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस्मानी तमाम निज़ामों की कारकर्दगी मादनियात पर मुनहसर है, जिसमें ज़रूरत के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो जिस्मानी तमाम निज़ामों की, चाहे वो डाइजेशन का हो रहा है या मेटाबॉलिज्म हो रही है, एब्जॉर्प्शन है, तो सब में मिनरल जो होते हैं अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे लुक़मा हम मुँह में लेते हैं, वहाँ से लेकर वो हमारा खुराक जो होती है वो उससे मेटाबोलाइज होती है, कैटाबोलाइज होना उसका, एनाबॉलिज्म सारा कुछ उसका होके लास्ट में जब वो एनर्जी हमें हासिल होती है, तो हर एक स्टेप में ये मिनरल्स का बहुत अहम किरदार होता है। इनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जिस्म के लिहाज से इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मतलब ज़रूरत के लिहाज से जिसमें इसकी ज़रूरत कितनी है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो जो होते हैं जिनकी जिसमें ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है उन्हें मैक्रो, स्पेलिंग देख लें MACRO मैक्रो, एंड MICRO माइक्रो सॉरी। जिनकी जिसमें कलील मिकदार, तो थोड़ी मिकदार दरकार और इस्तेमाल होती है, उन्हें माइक्रो कहते हैं। अब मैक्रो कौन से हैं? कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। इनकी हमारी बॉडी में ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है इनकी, क्योंकि इनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं। कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन है, ये एब्जॉर्प्शन में या लॉस में जब क्लियरेंस हो रही होती है बॉडी में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसी तरह पोटाशियम है, ये हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह सारे सिस्टम में ये सब मिनरल्स जो हैं, जो मैक्रो हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम हैं। अहम तो खैर माइक्रो भी हैं, लेकिन उनकी मिकदार कम चाहिए होती है, इनकी मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है हमारी बॉडी में। इसी तरह माइक्रो है जिसमें फौलाद है, आयरन, जिंक, टिन, कॉपर, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, सल्फर या गंधक। तो ये हमारी कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन बॉडी को ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। ये देखिए आयरन की हम बात करें तो आयरन अगर हमारी बॉडी में ना हो तो फेरस होता है, ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है बॉडी के हर पार्ट में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाए तो आयरन क्योंकि जो होता है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की, और हम कहते हैं कि
HB कम हो गया है, आप लोगों ने आमतौर पे बात सुनी होगी। तो HB कम होना उसका क्या होता है, आयरन, एक वजह उसकी आयरन की कमी की वजह हो सकती है। इससे इनीमिया भी हो सकता है, डिजीज़ है और डिफरेंट डिजीज़ें हैं जो हो सकती हैं आयरन की कमी की वजह से। लेकिन यही आयरन हम अगर ज़्यादा मिकदार में ले लें, तो शायद आप लोगों को पता हो आयरन एज अ पॉइजन, जहर भी यूज़ हो सकता है बॉडी में। अगर आयरन ज़्यादा मिकदार में ले लें तो वो जहर बन जाता है, जहर होता है और इंसान ख़त्म भी हो सकता है उससे। इसीलिए हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा लेंगे तो वो भी हमारे लिए पॉइजनस है, अगर कम लेंगे तो वो भी नुकसानदेह है। और ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हमारी बॉडी में जो रिक्वायर है वो हमने देखे। तमाम मादनियात को खुराक के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमें कुदरती तौर पे हासिल हो रही हैं, वो फलों से हैं, सब्जियों से, दालों से, गोश्त, अंडा, दूध, जिस चीज़ से कुदरती तौर पे हासिल होती हैं, खुराक के ज़रिए हम ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, कोशिश भी करनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट वो चीज़ लेते हैं तो उसका प्रॉब्लम भी हो सकती है और ज़्यादा बेहतर है कि खुराक के ज़रिए हासिल करनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि मादनियात जिसमें हयातीन यानी विटामिन के बगैर बहुत कम कारआमद होती हैं, तो मादनियात मिनरल्स जो होते हैं इनके साथ साथ विटामिन भी होने चाहिए, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, इनका काम होता है वो इनकी विटामिन की मौजूदगी में ज़्यादा अहम ये अपना ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ग़िज़ाई नुक्ता निगाह से कुछ अनासर के सादा तरीन एटम हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के निज़ाम का लाजमी जुज़ हैं। ये आमतौर पर हमारे पूरे जिस्मानी निज़ाम में अपने ऊपर बरकिरो या चार्ज लिए घूमते हैं, जो कि धाती अनासर के लिए मस्बत चार्ज और गैर धाती अनासर के लिए मनफी होता है। बाज़ मादनियात के एटमों पर मनफी और मस्बत चार्ज की बिना पर ही इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे हमारे जो फंक्शन होते हैं, रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो वो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है, जो हमारे जिस्म में अहम रोल अदा करते हैं। इन मादनी अनासर को हम अपनी खुराक में या जिस्म के निज़ाम में घूमने के दौरान आयन भी कहते हैं। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये चैनल्स होते हैं, इन्हें आयन गेटेड चैनल भी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में ये थ्रेशोल्ड होता है, ये खैर आप लोगों के ऐसा नहीं है, तो इनका हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब ये हमारे जिस्म में गिरोह की शक्ल में घूमते हैं तो इनको रेडिकल कहते हैं। जब हमारे जिस्म में मौजूद मादनियात बड़े बड़े साल में इकट्ठे होकर बनाकर कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, इनको नामियाती साल में कहा जाता है। तो ये हो गया मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, और ये अगर कम मिकदार में जो चाहिए वो मैक्रो होते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए वो मैक्रो, और जो कम मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं वो माइक्रो मिनरल्स होते हैं। और इनके साथ साथ विटामिन बहुत ज़रूरी हैं इनकी कारकर्दगी के लिए, तो हमने ये देखा। इसके बाद कैल्शियम को हम देखते हैं। कैल्शियम विटामिन डी की मौजूदगी में अंतड़ियों के अंदर ग़िज़ा से कैल्शियम के इंतज़ाब का अमल खुश असलूबी से हो जाता है। ये जिस्म में दर्जल निस्बत से मौजूद होता है। हड्डियों और दांतों में 99% और बाकी जिस्म में 1%। आप इसी से देख लें, कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हड्डियों और दांतों में अब देखा 99%। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन में, तो या दूसरे ये हो रही है एब्जॉर्प्शन है फूड की, उसमें भी सोडियम पोटाशियम के साथ साथ क्लोरीन के साथ कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डियों और दांतों में, और इसके साथ कोई भी हमारे पास मिनरल्स हैं, पहले हमने बात की, तो विटामिन की मौजूदगी में वो अपना काम अच्छे से करते हैं। तो इसके लिए विटामिन डी की मौजूदगी बहुत अहम होती है। इसकी वजह से कैल्शियम के जो इंतज़ाब है, एब्जॉर्प्शन होती है, वो आसानी से हो जाती है। कैल्शियम की रोज़ाना 800 मिलीग्राम मिकदार दरकार होती है। औरत को हमल और दूध पिलाने के दौरान मज़ीद 400 मिलीग्राम की इजाफी ज़रूरत होती है। अब अगर वो प्रेग्नेंट है या दूध पिलाने वाली औरत है तो उसे 400 मज़ीद चाहिए होगी, उसे 1200 मिलीग्राम डेली रिक्वायर होगी। कैल्शियम हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड की शक्ल में होती है। कैल्शियम से हड्डियों की सही नशोनुमा और मजबूती होती है।
उजलात को नरम रखता है, खून गाढ़ा नहीं होने देता, ये इसके फंक्शन है। और कैल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है? दूध, दही, लस्सी, पनीर, सलाद, अंडे की जर्दी, हरी सब्जी, साग, बंद गोभी, इन सब चीज़ों में कैल्शियम पाया जाता है और ये हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रेग्नेंट और जो हामला और दूध पिलाने वाली औरतें होती हैं उनके लिए इनकी ज़्यादा मकदार चाहिए होती है। कैल्शियम विटामिन डी की मौजूदगी में हजम होता है। अगर ऐसा ना हो तो बेशतर हिस्सा पेशाब और पखाने की सूरत में निकल जाता है। जिसम में तकरीबन कुल मिकदार का 20 से 50% जज्ब होता है। ग़िज़ा में पालक, बथुआ, कच्चा केला जैसी चीज़ें अगर शामिल हों तो इन अशिया में ऑक्सैलिक एसिड होता है और इनके साथ मिलकर कैल्शियम जो होता है नमक और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। अब उन चीज़ों में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है पालक, कच्चा केला वगैरह में, और कैल्शियम जो होता है वो इनके साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है जो हल पजीर है और खारिज हो जाता है। सूरत हाल बाज़ अनाज और दालों के साथ भी पैदा हो सकती है क्योंकि उनकी वजह से ऑक्सलेट के माने फाइटेट बनता है। फाइटेट से बचने के लिए दालों को पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। अब कैल्शियम की कमी के नुकसान क्या होते हैं? अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? हड्डियों और दांतों की नशोनुमा रुक जाती है, हड्डियां और दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, खून रकीक हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये कैल्शियम जो होता है ये खून को गाढ़ा होने से बचाता है। अगर कमी हो जाए खून की कैल्शियम की तो फिर खून खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, रकीक हो जाएगा। उजलात में तशन्नुज की अलामात हो जाती हैं। तशन्नुज मतलब अकड़ाव की सूरत पैदा हो जाती है, तो ये इसके नुकसानात हैं। मिनरल्स हमने देखे और मिनरल्स में हमने कैल्शियम को देखा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए।